हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का डेली डोज और आज की तारीख है 21 अगस्त 2022। तो चलिए मिलके देखते हैं क्या है 21 अगस्त में हमारे लिए। पहली जो हमारी खबर है वो है फीबा अंडर 18 विमेंस एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा व्हाट इज फीबा। फेडरेशन इंटरनेशनली द बास्केटबॉल एसोसिएशन। याद रखिए, जैसे फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनली द फुटबॉल एसोसिएशन, वैसे ही बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है वो है फीबा, फेडरेशन इंटरनेशनली द बास्केटबॉल एसोसिएशन। और फीबा अंडर 18 विमेंस एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नारायण गौड़ा, द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट फॉर कर्नाटका। कर्नाटका में जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि भैया बेंगलुरु विल होस्ट द फीबा अंडर 18 विमेंस एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप फ्रॉम 5 to 11 सितंबर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कर्नाटक के खेल और युवा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा के अनुसार बेंगलुरु में 5 से 11 सितंबर तक फीबा अंडर 18 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है फीबा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे फेडरेशन इंटरनेशनली द फुटबॉल एसोसिएशन। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो अंडर 18 विमेंस एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो फीबा की हो रही है वो कहां हो रही है, तो आप बताएंगे बेंगलुरु में हो रही है ना, 5 से 11 सितंबर को। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि भैया डॉक्टर नारायण गौड़ा द मिनिस्टर है ना प्रेजेंटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू द इंडियन मेंस टीम ट्रेवलिंग टू ईरान टू कंपीट इन फीबा अंडर 18 मेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप। अब भैया देखो यहां पर एक और चीज है जो कि इससे रिलेटेड है कि भैया फीमेल्स का अंडर 18 बास्केटबॉल एशियन जो चैंपियनशिप है फुटबॉल की बास्केटबॉल की, वो जो है वो आयोजित होने जा रही है इंडिया में बेंगलुरु में। और मेंस की जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप है अंडर 18 वो आयोजित होने जा रही है ईरान में। आप याद रखिए। देखिए मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फीबा अंडर 18 पुरुष बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है इसमें प्रतिस्पर्धा करने वालों को जो है जितने भी खिलाड़ी उनको उपकरण दिए और ये कहां होने जा रही है? ईरान में। ईरान की यात्रा कर रहे हैं भैया, सिंपल। तो यहां पर खबर का कंक्लूजन ये है कि भाई फीबा का अंडर 18 महिला बास्केटबॉल जो चैंपियनशिप है एशियन चैंपियनशिप वो बेंगलुरु में होगी और मेल्स की अंडर 18 फीबा बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है वो ईरान में होगी। ये याद रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, देखते हैं क्या है अगली खबर हमारे लिए। ध्यान से, पेटीएम। जी हां भैया, पेटीएम का नाम जब जब मेरे सामने आता है ना मैं खुश हो जाता हूं यार, प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि ये कुछ ऐसे जो है वो संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे एप्स हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी है। क्लियर है? तो दोस्तों अब पेटीएम क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। तो पेटीएम ने सैमसंग के साथ साझेदारी की, मतलब पेटीएम पार्टनर्ड विद सैमसंग। अब देखते हैं भैया पेटीएम और सैमसंग साथ मिलकर क्या गुल खिला रहे हैं। पेटीएम पार्टनर्ड विद सैमसंग स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। सिंपल सी बात है कि जितने भी सैमसंग स्टोर है अक्रॉस इंडिया टू फैसिलिटेट स्मार्ट पेटीएम्स एज वेल एज इट्स लोन सर्विस postpaid through the deployment of point of sale devices। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस आप समझते हैं ना, जिससे आप पेमेंट करते हैं, स्वैप करते हैं। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जो है वो लगाई जाएंगी। अगर मैं हिंदी में आपसे बात करूं तो पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की तैनाती जो है वो सैमसंग स्टोर पे करवा दी है और उसके माध्यम से स्मार्ट भुगतान किया जाएगा। साथ साथ अपनी जो उनकी लोन सर्विस है वो भी दी जाएगी। पेटीएम पोस्टपेड है ना, उसका नाम क्या है? पेटीएम पोस्टपेड। आपसे पूछा जाएगा पेटीएम की सैमसंग के साथ जो लोन सर्विस शुरू हो रही है वो क्या नाम है उसका? तो पेटीएम पोस्टपेड नाम है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूं मैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड ये रही।
और भैया यहां जो साझेदारी है, द पार्टनरशिप विल इनेबल कंज्यूमर्स परचेजिंग सैमसंग डिवाइसेस। भैया देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कस्टमर अब पेटीएम की मदद से सैमसंग की डिवाइस खरीद पाएंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए अब क्या क्या हो सकता है। लैपटॉप पेटीएम से खरीदो, स्मार्टफोन पेटीएम से खरीदो, टेलीविजन पेटीएम से खरीदो, स्मार्ट वॉच पेटीएम से खरीदो। Any authorized store in country to pay through Paytm payment instruments including UPI, wallet, buy now pay letter, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, खरीदिए आप अभी और चुकाइए बाद में। ये है पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस। मतलब ये कि एक तहलका मचाने वाला है पेटीएम सैमसंग के साथ मिलकर, क्योंकि अब और भी ज्यादा जो है खरीदारी आसान होगी, क्योंकि अब पैसे की झंझट नहीं है, पेटीएम देख लेगा भैया, है ना। तो भैया डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर मैं हिंदी में कहूं तो यह साझेदारी देश की किसी भी अधिकृत स्टोर से सैमसंग डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच खरीदने वाले उपभोक्ताओं को यूपीआई वॉलेट, बाय नाउ पे लेटर स्कीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सहित पेटीएम भुगतान साधनों के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। यह तो हुई पढ़ने वाली बात, पर ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि पेटीएम ने सैमसंग के साथ टाई अप किया है और अब जितने भी सैमसंग के स्टोर हैं उन पर आप पेटीएम के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पे कर सकते हैं। बाय नाउ पे लेटर, मतलब खरीदिए अभी और बाद में चुकाइए, पेटीएम इसमें हेल्प करेगा। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, पेटीएम की बात जब जब आती है तो इनकी बात भी आएगी। What a versatile personality। 2010 में पेटीएम की स्थापना की थी किसने? विजय शेखर शर्मा जी ने। विजय शेखर शर्मा साहब जिन्होंने पेटीएम की स्थापना की थी। कब की थी? 2010 में भाई साहब इन्होंने पेटीएम की जो है वो स्थापना की थी। आप याद रखेंगे, पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो किधर पड़ता है? नोएडा में। क्लियर है? 10 साल में जो है कहां से कहां पहुंच गए हैं भाई साहब, एक अलग ही पहचान इन्होंने बनाई है। और पेटीएम जो है दिन प्रतिदिन जो है वो नए इतिहास रच रहा है। उम्मीद है आगे और भी ऐसी कई सारी स्कीम्स पेटीएम हमारे लिए लेकर आएगा। हो देखिए योजना, देखिए नाम सुनते से ही कितना बढ़िया लगता है। हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल सर्टिफाइड प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश। भैया हर घर जल सर्टिफाइड। अब मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम यह कि आज भी देश के कोने कोने में ऐसे गांव मौजूद हैं जहां महिलाओं को किलोमीटर की यात्रा करके, कई किलोमीटर की यात्रा करके पीने भर का पानी जुटाना पड़ता है। तो देश में ऐसे हालात हैं जिसका संज्ञान लेते हुए अब भारत जो है सरकार वो योजना लेके आई थी 2019 में, जो कि उसके तहत अब भारत के हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए। पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या होता है? पाइप ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है पाइप के द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो भैया ये जो पाइप के द्वारा पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प है, अब वो किन किन राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में पूरा होता दिख रहा है या पूरा हो गया है, उस पर यह खबर है। The people of all the villages in Goa, all the villages in Goa, Dadar Nagar Haveli, Daman Dweep, declared their villages to be Har Ghar Jal, via Har Ghar Jal through a resolution passed by Gram Sabha, है ना। ग्राम सभाओं ने resolution पास किया है, certified that all households in the villages have access to safe drinking water। मतलब ये जितने भी घर हैं सबके पास जो है वो सुरक्षित और साफ जो है पीने के पानी की पहुंच है ना। उसमें सिंपल सी बात है कि इंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट आउट, मतलब कोई नहीं छूटा है, हर घर जल। इज दैट क्लियर? है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। गोवा और दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, है ना, कि सभी गांव के लोगों ने ग्राम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल जो है घोषित किया है, यह प्रमाणित करते हुए कि गांव के सभी घरों तक नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी
छूटे नहीं, मतलब ये भी जो है सुनिश्चित कर दिया है। इज दैट क्लियर? चलिए और क्या जानकारी है इसके बारे में, तो देखो सिंपल सी बात है, अगली जो जानकारी है वो ये है कि जो भी परिवार हैं, है ना, लगभग 85,156 जो परिवार हैं, यहां पर कुछ जीरो जो है वो ज्यादा ऐड हो गए हैं। 85,156 85,156 जो है परिवार है, और ये जो 85,156 परिवार है, सारे के सारे परिवारों में दादर नागर हवेली दमन द्वीप जितने भी ये ग्रामीण परिवार थे, इन सभी परिवारों में पीने का पानी पहुंच चुका है वाया टैप, मतलब कि नल के द्वारा। दादरा नागर हवेली में दमन द्वीप और गोवा के 85,156 परिवारों में से 85,156 परिवारों को हर घर जल के साथ नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी पहुंच रहा है। मतलब यह है कि अब गंगा बह रही है, हर तरफ जल जो है पहुंच रहा है, हर घर में टैप के माध्यम से, नल के माध्यम से। हर घर जल योजना, ये जल जीवन मिशन जो है वो सरकार का, और ये मिशन से भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को घोषणा की थी कि अब देश के हर घर में पाइप के द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, और वो भी कब तक? 2024 तक। 2022 आ चुका है मित्रों, है ना, 23, 24, 2 साल और बचे हैं, और बड़े लेवल पर काम चल रहा है। एग्जैक्टली, और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया इसमें, 4 लाख करोड़ रुपए का, 4 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए, ताकि हर घर तक पीने का पानी। सोचिए, पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, रेगिस्तान है, बर्फ वाले इलाके हैं, लेकिन हर जगह सुरक्षित साफ पीने का पानी पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन हम जो है देश के साथ हैं, और डेफिनेटली हम इसे अचीव करेंगे। जो गोवा और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली ने करके दिखाया है, वो सभी राज्य करके दिखाएंगे। 2024 तक लक्ष्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन में एक विश्वसनीय और उचित मात्रा में पीने का पानी पहुंचाना। क्लियर है? गुणवत्ता प्रदान करना बाय 2024 टू प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। 2024 तक का लक्ष्य है कि हर घर को मिलेगा जल बाय टैप। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अगली खबर केजरीवाल साहब लेके आ रहे हैं, और केजरीवाल साहब ने क्या खबर दी है उस पर बात करते हैं। केजरीवाल लॉन्चेस मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। ये भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। वेरी गुड, अच्छी सोच है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज फॉर्मली अनवेल्ड हिज आम आदमी पार्टीज नेशनल एम्बिशन। आम आदमी पार्टी का भैया नेशनल एम्बिशन है, और वो एम्बिशन क्या है? मेक इंडिया नंबर 1। हम भी चाहते हैं मेक इंडिया नंबर 1। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के शुभारंभ के साथ औपचारिक रूप से अपनी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का अनावरण किया। इज दैट क्लियर? अच्छी बात है, अच्छी सोच है। अब यहां पर यह आयोजन कहां किया गया? तो ताल कटोरा स्टेडियम में, है ना। तो भैया क्वेश्चन पता है क्या पूछा जा सकता है कि ताल कटोरा स्टेडियम कहां है? यह न्यूज नहीं पूछी जाएगी। क्लियर है? ये इतना बड़ा सेंसेशन नहीं है, लेकिन अब न्यूज में कौन सा स्टेडियम आ गया? ताल कटोरा स्टेडियम। तो अब पूछ लिया जाएगा ताल कटोरा स्टेडियम कहां है, या ये भी बोला जाएगा कि हाल ही में दिल्ली में एक स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल साहब ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत की। बताइए उस स्टेडियम का नाम क्या है? या फिर ताल कटोरा स्टेडियम में मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत हुई, बताइए किसने की और कहां की? तो आप बताएंगे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में की, है ना। ताल कटोरा स्टेडियम जो है वो कहां है? दिल्ली में है। अब यहां पर इन्होंने 5 सूत्रीय प्रोग्राम भी दिया है, 5 सूत्रीय जो है कार्यक्रम भी इनका है। अब वो क्या है? 5 पॉइंट विजन जो है वो 5 इनके विजन क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले पहला विजन क्या है? केजरीवाल क्या कहते हैं? फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। फ्री जो है एंड क्वालिटी एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे भाई ये थोड़ा पीछे रह गए, है ना। आपको याद है हम उनसे कहीं आगे हैं, इससे कहीं पहले हम शुरू कर चुके हैं
फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं आज सबके सामने यह घोषणा करना चाहता हूं कि यह कॉपी पेस्ट है भाई, क्योंकि हम इससे पहले कर चुके हैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बाय मैग्नेट ब्रेन्स। तो दोस्तों बने रहिए हमारे हर वीडियो में अगर आप चाहते हैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि देखिए आप दुनिया से आगे हैं, दुनिया आपको फॉलो कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो इनका सूत्र है वो क्या है? फ्री और क्वालिटी एजुकेशन, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रोवाइड करना। अच्छी बात है, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इतने बड़े बड़े लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं द सेकेंड मेजर, दूसरा जो है ये क्या इनका विचार है, क्या जो है विजन है वो देखते हैं। वी विल हैव टू टेक इज टू प्रोवाइड फ्री एंड बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, फ्री और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरा उपाय जो है करना है वो देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार की जो है सुविधा मिलनी चाहिए, परीक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। आपको बता दूं, याद दिला दूं, हमारे देश में एक और कैंपेन चलता है जिसे बोलते हैं आयुष्मान भारत कैंपेन, जो कि भारत सरकार चला रही है। और अब दिल्ली की राज्य सरकार या कि आम आदमी पार्टी का भी जो है ये कैंपेन है। तो कहीं ना कहीं जब सब लोग मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली लोगों तक सुविधाएं पहुंचेगी। अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत एक जो परिवार है भारत का, उसे 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त में मिलता है। ये ध्यान रखिए, है ना। तो ये बिल्कुल कैशलेस स्कीम है। अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं या आपके आसपास कोई आयुष्मान कार्ड धारक है तो वो अपने आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना से कनेक्टेड है वहां जाकर 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। भाई कितनी बड़ी मदद है ये। इज दैट क्लियर? तो वेल डन केजरीवाल सर, ये जो है एक अच्छा सुविचार जो है वो आप लेकर आए हैं। तीसरा इनका विजन क्या है? हमें हर युवा को, हो रोजगार की बात हो रही है भाई साहब। थर्ड, वी विल हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ। भाई ये तो सब कहते हैं, जो अभी हैं उन्होंने भी कहा था और जो अभी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि भैया सबको मिलेगा रोजगार, हम हैं तैयार, आप भी हो जाइए तैयार। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ रेडी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के साथ बने रहिए, क्योंकि अगले महीने मतलब ये कि 1 सितंबर से जो है आपके साथ हर दिन हम लाइव हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों अब यहां पर ध्यान रखिए कि जो रोजगार है उसके बाद चौथा जो इनका है हर महिला को सम्मान। डेफिनेटली ये भी जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा विजन है। हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा जो है उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। देखते हैं अगली जो खबर है वो हमारे लिए क्या है और अगला जो पॉइंट है वो इनका क्या है। पांचवा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को, मतलब यह कि जनता की हर नब्ज जो है वो टटोलने की कोशिश की गई है, हर जो बेसिक समस्या है वो सुलझाने की कोशिश की गई है केजरीवाल सर के द्वारा। पांचवा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। मतलब सिंपल सी बात है कि विल हैव टू इंश्योर फार्मर्स गेट फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस एंड गेट रिस्पेक्ट। सिंपल सी बात है कि उन्हें अपनी फसलों का जो है उचित दाम मिले, सम्मान मिले, ताकि हर किसान का बेटा ये कह सके कि मुझे भी किसान बनना है। इज दैट क्लियर? तो बढ़िया, 5 सूत्रीय जो ये कार्यक्रम है, विजन है आम आदमी पार्टी का, अच्छा लगा सुनकर। अगर उसमें ये जी जान से मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली जनता भी इनकी हेल्प तो करेगी। ओहो, भारत में तेल की मांग बढ़ेगी, है ना, ऑयल की मांग बढ़ेगी, तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत में तो लाखों व्हीकल्स पर डे उठ रहे हैं भाई साहब। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इन सब का जमाना आ गया है, सीएनजी का जमाना आ गया है, लेकिन नो डाउट आज भी हजारों लाखों पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। सरकार 100 इलेक्ट्रिक बसेस लाती है, उसी दिन 50,000 कार जो है डीजल और पेट्रोल वाली बिक जाती हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब बहुत लंबा जो है रास्ता अभी तय करना बाकी है इसके लिए। तो देखते हैं क्या है भैया। इंडियाज डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल विल ग्रो बाय 7.73% इन 2022। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए, रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में भारत में तेल की डिमांड जो है या ऑयल की डिमांड कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो आप बताएंगे 7.73%। अच्छा,
अब उसके बाद आपको एक और बात बताएं कि इंडियाज ऑयल डिमांड रिमेन्ड हेल्दी एट 0.7 मिलियन। 0.7 मिलियन आप समझते हैं 7 लाख बैरल पर ईयर, पर डे, ईयर नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर डे। एक दिन में भारत कितने बैरल तेल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है? 7 लाख बैरल। और आपको पता है एक बैरल मतलब कितना लीटर होता है? 1 बैरल मतलब कितना लीटर होता है भैया? तो 1 बैरल मतलब होता है 159 लीटर। क्लियर है? तो मतलब यह कि आप 7 लाख को मल्टीप्लाई कर लो 159 से, इतने लीटर जो है वो क्रूड ऑयल पर डे इंडिया खरीदता है। और यहां पर ये चिंता वाली बात तो है, खर्चे वाली बात तो है, लेकिन एक और बात है जो आगे लिखी हुई है, या मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं भी लिखी हुई है, कि बेसिकली अगर किसी देश में ऑयल की डिमांड ज्यादा होती है तो उसका मतलब होता है कि देश तरक्की पर है। वो जो बड़ा देश है, वो जो इंपॉर्टेंट देश है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर ऑयल की डिमांड बढ़ा रहा है, इसका मतलब वहां कामकाज भी बहुत जोरों पर चल रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छा, इंडिया के सोर्स जो है क्या है? तो भारत अपनी जरूरत का 24% जो है वो क्रूड ऑयल कहां से खरीदता है? रशिया से खरीदता है। इस समय अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि रशिया से हम कितना प्रतिशत जो है तेल खरीदते हैं, तो आप बताएंगे 24% अपनी जरूरत का। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कौन है, क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है, तो वो भी आप रशिया बताएंगे, है ना। किस जमाने में इराक हुआ करता था, पर अब इराक जो है दूसरे नंबर पर है। 21% ऑयल हम इराक से खरीदते हैं। सऊदी अरब से हम 15% खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं? 15% खरीदते हैं। द टॉप 3 सोर्सेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट फॉर इंडिया। मतलब ये कि रूस से 24%, इराक से 21% और सऊदी अरब से 15%। रूस, इराक और सऊदी, है ना, ये 3 सबसे बड़े देश हैं जो हमारे ऑयल या क्रूड ऑयल के जो है सबसे बड़े स्रोत हैं, आप याद रखिए। ओपेक, दोस्तों यहां पर इसी न्यूज में जानकारी दी गई है ओपेक के बारे में। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब ये कि ये उन देशों की संस्था है जो कि ऑयल मतलब क्रूड ऑयल का निर्यात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाली कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा जाएगा ओपेक कब बनी थी, तो बगदाद कॉन्फ्रेंस में बनी थी। ये बगदाद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इराक में बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, 1960 में। और यहां पर यह संस्था बनाई किसने थी? तो भैया ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला ने इस तरह एक मीटिंग में 1960 में ओपेक नाम की संस्था बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये देश मिलकर जो है ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब सदस्य जो हैं वो बढ़ चुके हैं, कुनबा बढ़ चुका है और अब इससे कहीं ज्यादा देश जो है इसमें ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए ओपेक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? आप बताएंगे 1960 में हुई थी। क्लियर है? और अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ओपेक में कितने जो है फाउंडर कंट्रीज थे, कितने देश? तो आप बताएंगे 5 देशों ने मिलकर बनाया था, जिनमें नाम है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। दोस्तों प्रेजेंट की अगर बात करें, अभी की अगर बात करें, तो आपको बता दूं कि बेसिकली 13 देश हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं ओपेक में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल शुरुआत में इसका मुख्यालय जो है कहां था? जिनेवा में था, फिर स्विट्जरलैंड में आ गया और अभी फिलहाल कहां है? वियना में है। मतलब एग्जाम के काम की चीज ये है कि ओपेक कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहां है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ऑस्ट्रिया कहां है? यूरोप में है। यूरोप का एक देश है, संपन्न देश है ऑस्ट्रिया, जहां की कैपिटल है वियना और वहां पर है ओपेक का हेडक्वार्टर। उसके बाद बता दें कि इट अकाउंट्स फॉर एस्टिमेट 44% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। मतलब यह कि दुनिया में जो है टोटल जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है उसका 44% अकेला जो है कौन करते हैं? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन करती है। ओपेक जो है वो 44% प्रोडक्शन करती है दुनिया में, जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका, है ना।
अच्छा, और उसके बाद फिर आपसे बात की जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स की अगर बात की जाए कि जमीन के अंदर, धरती माता के अंदर, अगर जिस देश में सबसे ज्यादा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, तो आपको बता दूं ओपेक जो कंट्रीज हैं, 13 जो सदस्य देश हैं, पूरे दुनिया के ऑयल रिजर्व्स का 81% इन्हीं के पास है। क्लियर? 81% क्रूड ऑयल जो है वो इन्हीं के पास है। ठीक है। अच्छा, ये वैश्विक तेल उत्पादन का अनुमानित 44% और जो है बेसिकली तेल भंडार जो है 81.5% अगर हम हिंदी में बात करें तो। ओके, अब बात आती है उन देशों की जो कि यहां है। तो अब वो कौन कौन से देश हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ग्रीन सिग्नल वाले देश कौन कौन से हैं जो कि ऑयल सप्लाई कर रहे हैं? 13 देश हैं जो अभी ओपेक में शामिल हैं, ओपेक कंट्रीज। तो भैया सबसे पहली बात करते हैं किसकी? अल्जीरिया। थोड़ा सा हाइलाइटर मुझे और ब्रॉड लेना पड़ेगा, अल्जीरिया, और कलर जो है आपके लिए ग्रीन लेता हूं मैं। अल्जीरिया के बाद एंगोला। ठीक है। अच्छा, अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है ना। अब ये जो एंगोला है ये क्या है? तो भैया ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। अच्छा, फिर इसके बाद कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री है, इक्वेटोरियल गुयाना अफ्रीकन कंट्री है, गैबोन अफ्रीकन कंट्री है, ईरान जो है, नहीं गैबोन जो है भैया बेसिकली, हाँ गैबोन जो है वो आपका अफ्रीकन कंट्री है, 100% अफ्रीकन कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नीचे पड़ती है ना। सबसे बीच में जो सेंटर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसके बाद जो है आपका साउथ वेस्ट में जो पड़ता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नीचे पड़ता है गैबोन। ठीक है। अच्छा, ईरान, इराक ये जो है एशियन कंट्रीज हैं, कुवैत जो है एशियन कंट्री है। अच्छा, उसके बाद लीबिया जो है बेसिकली वो आपका अफ्रीका कंट्री है, नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है, सऊदी अरेबिया जो है एशियन कंट्री है, और यूएई जो है एशियन कंट्रीज है, और वेनेजुएला जो है वो आप जानते हैं तो वो जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्लियर है ना। दक्षिण अमेरिकी देश एकमात्र आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो आप बताएंगे वेनेजुएला है जो ओपेक में शामिल है। ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है ना। मतलब ये कि हमारा जो वो गोल्डन नंबर निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है? 13। 13 सदस्य देश हैं किसमें? ओपेक में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हाँ, सुनने में लगता तो है, मन भी होता है कि काश हम भी इस लिस्ट में होते, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत सारी दूसरी लिस्ट में शामिल हैं। अगली खबर क्या कह रही है? ओ हो, हर दिन कुछ नया घट रहा है देश में, मतलब ये कि देश प्रोग्रेसिव है। दोस्तों, अगली खबर जो हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक बस की बात हो रही है भाई साहब। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक और ऊपर से डबल डेकर बस, वाह, अलग ही अनुभव होगा। अब ये कहां पर चल रहा है उस पर बात करते हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पहली जानकारी आपको मिली, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? हमारे नितिन गडकरी साहब है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें ना जानता हो, इनका जो विभाग है ना जानता हो। लॉन्च इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहां पर इन्होंने लॉन्च की है? मुंबई में। क्लियर है। वाईबी सेंटर मुंबई में जो है ये लॉन्च की गई है नितिन गडकरी के द्वारा, पहली इलेक्ट्रिक बस। अच्छा, द नेम ऑफ द बस इज स्विच EIV 22। स्विच EIV मतलब स्विच कीजिए किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो स्विच EIV 22 मतलब 2022 में ये शुरू हुई है। द डबल डेकर बस विल रन बाय मुंबई सिविक ट्रांसपोर्ट बॉडी फ्रॉम सितंबर, मतलब ये कि ये बस जो है मुंबई नागरिक परिवहन निकाय द्वारा सितंबर से चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में कब से चल रही है या कब से शुरू होगी? तो सितंबर से शुरू होगी। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। ये जो हीरो है इस सब जो है क्रियाकलाप के, नितिन गडकरी साहब सेड 35% of pollution is because of diesel and petrol and introduction of these buses will reduce the pollution। मतलब ये कि देश में जितना भी जो है पोल्यूशन हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है? कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की वजह से हो रहा है। और ये सब जो है
वो कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो डीजल और पेट्रोल का उपयोग जो है वो कम होगा, है ना। तो अब आइए चलते हैं आगे, जो है वो हमारे पास क्या जानकारी है लेकर। 900 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस, है ना, मतलब कितनी बसेस आ जाएंगी, 900। हालांकि आपको बता दूं कि मार्च 2023 तक जो है ये 50% बसेस आएंगी, उसके बाद फिर 50% बसेस आएंगी, लेकिन टोटल 900 बसेस को जो है मुंबई में इलेक्ट्रिक बसेस को उतारने का प्लान है, जो कि अपने आप में बहुत अमेजिंग है, इंक्लूडिंग फर्स्ट एयर कंडीशनर डबल डेकर बस, है ना। इलेक्ट्रिक बस आएंगी, इनमें जो है वो एयर कंडीशनर डबल डेकर बस भी शामिल है, विल ज्वाइन द फ्लीट, है ना, ऑफ किसका, बेस्ट, है ना। मुंबई में जो बस सेवा है उसका नाम क्या है, बेस्ट। बेस्ट बोले तो वृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अब यहां जो है, अब वृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये चलाई जाएगी बस। आपको याद रखना, ये नंबर आपसे, फिगर जो है वो पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के किस शहर में, तो मुंबई में जो है ये शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है, चलिए ओके, नेक्स्ट खबर की तरफ ध्यान बढ़ाते हैं। और इसी न्यूज में अगली जानकारी हमारे लिए है, वो ये है कि भाई डबल डेकर बसों की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली बात तो चलो ऐप पर उपलब्ध रहेंगे, बेस्ट चलो ऐप, है ना। सीट बुकिंग, मतलब ये कि आप ऑफिस में बैठे हैं, टाइम हो रहा है, आपको पता है आधे घंटे बाद बस आ जाएगी, आप ऐप पर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। रिजर्व, मतलब जब आप चढ़ेंगे तो आपकी सीट आपके लिए खाली रहेगी। इज इट क्लियर? तो आप यहां पर रिजर्व जो है सीट करने का भी सिस्टम है, लाइव ट्रैकिंग रहेगी, आप देख सकते हैं आपकी बस जो है कहां पहुंची है, ट्रैफिक में तो नहीं फंसी है, कहां पर रुकी हुई है, और पेमेंट भी जो है आप उसी समय कर सकते हैं। प्रत्येक यात्री के लिए समर्पित यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, भाई साहब दिल जीत लिया। और जीवन में आदमी को चाहिए क्या है, एक चार्जिंग पोर्ट ही तो चाहिए आजकल, है ना। मोबाइल से हम 24 घंटे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और डेफिनेटली यहां नुकसानदायक है, लेकिन आप बताइए कि आज क्या इसके बिना संभव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज ऑफिसेस के सारे काम, सारी पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं मोबाइल से ही होती है, और 24 घंटे ये हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसे चार्ज बनाने के लिए या चार्ज रखने के लिए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट साथ में दिया जा रहा है। मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि लोग जो है इसमें बैठे रहेंगे और मुंबई घूमते रहेंगे, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट साथ में है। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर समायोजित करने वाला फुटरेस्ट, मतलब ये कि जब आप बस में ऐसे बैठेंगे तो आप पैर ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, फुटरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बेसिक सुविधाओं का ध्यान दिया गया। आप सोचिए कितना बेसिक सोचा होगा कि यात्री जब बैठेगा तो उसे बैठने में प्रॉब्लम होती है, आरामदायक इसे बनाए रखने के लिए यह सुविधा भी उसमें ऐड की गई है। चलो कार्ड जो है इस तरह से बनाया जाता है, आप देखेंगे। अच्छा, व्यस्त समय के दौरान कम स्टॉप होंगे। कभी ऐसा लग रहा है कि भैया जैसे बहुत पीक टाइम है, सुबह लोग ऑफिस जाते हैं या फिर घर वापस आते हैं शाम को, वो व्यस्त टाइम होता है, पीक टाइम होता है, उस टाइम पे स्टॉपेज कम होंगे ताकि जल्दी यात्रा की जा सके, ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात, मासिक पास जो है, वो मंथली पास जो है वो भी अवेलेबल रहेगा, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। महाराष्ट्र के बारे में हम इतना सब पढ़ रहे हैं, तो आइए जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, यह भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि राज्यपाल कौन है, और पूछता वही है एग्जाम में जो हम भूल जाते हैं। तो भैया आप याद रखेंगे आज से भगत सिंह कोश्यारी। आप भगत सिंह जी के नाम से याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल किसको बनाए रखा है, भगत सिंह को। लेकिन भगत सिंह वो वाले नहीं, भगत सिंह ये वाले, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। ये एकनाथ शिंदे भाई साहब हैं जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में। 19 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया, 19 अगस्त इज सेलिब्रेटेड ऑन, है ना, अगस्त 19 ईच ईयर। The aim of World Photography Day is to create awareness, है ना, awareness, share ideas, encourage people to take up photography। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना, और लोगों को जो है फोटोग्राफी के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का उद्देश्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश ने
फोटोग्राफी को दुनिया के लिए समर्पित किया। क्या आप जानते हैं कि ये कैमरा और फोटोग्राफी जो है वो किस देश ने दुनिया को गिफ्ट कर दी? उसके हाथ में था कि उसके अलावा कोई और नहीं बना पाता कैमरा, कोई और फोटो क्लिक नहीं कर पाता। पैसा कमाने का बेशुमार मौका था, लेकिन उस देश ने इस इन्वेंशन को दुनिया को दान में दे दिया। वो कौन सा देश है आपसे पूछा जाएगा, तो आइए जानते हैं वो कौन सा देश है जिसने दुनिया को कैमरा गिफ्ट किया। The inception of this day dates back 1837। बात जो है उन दिनों की है जब सन चल रहा था 1837। फ्रेंचमैन जोसेफ नेस्फोर एंड यहां पर बात की गई कि नेस्पी एंड लुइस डोंगरे इन्वेंटेड द डोंगरे टाइप। अब ये आप बोलोगे कि भैया कि ये जो है डोगरे टाइप होता क्या है, तो भैया ये डोगरे टाइप जो है यहां पर देखिए डोगरियो टाइप जो है ये क्या है, तो ये जो है वो प्रोसेस थी जो पहली बार इन्होंने बोला और अपना ही नाम दे दिया उसे, है ना। ये लुई डोंगरे थे, इन्होंने अपना नाम दे दिया इसे कि ये जो प्रोसेस मैंने बोली है डोगरे टाइप है। और ये क्या है प्रोसेस, तो भैया ये सामने का जो विजन है वो उतारना या खींचना या उसे समायोजित करना या पेपर पर निकालने की जो प्रोसेस, ये फोटोग्राफी प्रोसेस है। अच्छा, पहली बार इन्होंने बोला कि भैया हमने फोटोग्राफी की है, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया, तो भैया 1939 में जो है बेसिकली ऑफिशियली फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने ये माना कि हां भैया ये फोटोग्राफी नाम की एक प्रोसेस है और ये एकदम सच है और तस्वीर खींची जा सकती है। क्लियर है। तो 7 months लेटर इन 19 अगस्त 1839, अब ध्यान रखिए 19 अगस्त को क्या हुआ था 1839 में, फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो है बिलीव टू हैव परचेज द पेटेंट, मतलब ये कि उसने इसका पेटेंट खरीद लिया। कब खरीद लिया, 19 अगस्त 1839 को फ्रांस सरकार ने पेटेंट खरीद लिया कि भैया कैमरा हमारे इन्वेंट हुआ है, ये हमारा है, हम यूज करेंगे। इज इट क्लियर। लेकिन अब अच्छी खबर जो है वो क्या है, वो आप देखिए यहां पर, यह अच्छी बात जो है वो क्या है, फ्रेंच गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द इन्वेंशन ऑफ द डोगरियो टाइप एज अ गिफ्ट टू वर्ल्ड, मेकिंग फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। मतलब ये कि डोगरियो टाइप जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस को, कैमरे को जो है दुनिया को फ्री में उपहार के रूप में समर्पित किया गया फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द डे बिगन टू मार्क्ड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और इसीलिए 19 अगस्त को जब फ्रांस सरकार ने इसका पेटेंट लिया था तो दुनिया याद रखे कि भैया 19 अगस्त वो दिन था जब हम फोटोग्राफी को अपना बना सकते थे, लेकिन हमने इसे सबको दे दिया। तो फ्रांस की जो है ये देन है फोटोग्राफी कहीं ना कहीं, तो उन्होंने जो है ये दुनिया को समर्पित कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया फोटोग्राफी किस देश से आई, तो क्या बताएंगे, फ्रांस से। और इस प्रोसेस को डोगरियो टाइप क्यों दिया गया, क्योंकि लुई डोगरे जो है वो कहीं ना कहीं उस डोगरियो टाइप प्रोसेस के मालिक थे या शुरुआत करता थे, प्रणेता थे। हो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस, है ना। मानवता दिखानी चाहिए। मानवता मतलब क्या होता है, मानवता मतलब दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, अब भैया ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 अगस्त, 19 अगस्त को ही मनाया जाता है एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज ऑल एड एंड हेल्थ वर्कर्स हु वॉलंटियर टू हेल्प विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स एंड क्राइसिस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जब भी डिजास्टर्स होते हैं, क्राइसिस आता है, संकट आता है, तो संकट के समय में जो लोग सेवा करते हैं लोगों की, उन्हें जो है बेसिकली उसी को मानवता बोला जाता है। और उन लोगों को याद रखने के लिए विश्व मानवता दिवस हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को, है ना। उन कार्यकर्ताओं को पहचान दिलाने के लिए जो सभी बाधाओं के खिलाफ, आपदाओं और संकटों के समय पीड़ितों की मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। इनको समर्पित है 19 अगस्त का ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, है ना। आपको एक और बात बता दें कि इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में मानवीय सहायता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग वॉलंटियर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग मानव सेवा करें, मानवता के कार्य करें और इन संस्थाओं से जुड़ें। लेकिन यह सब क्यों हुआ, तो आपको बता दें कि दिन और तारीख जो है या साल और तारीख जो था वो था 19 अगस्त 2003। 19 अगस्त 2003 को एक बॉम्ब अटैक हुआ ऑन द कैनल होटल ऑफ बगदाद।
इराक के बगदाद में कैनल होटल पर एक हमला हुआ। आप देख सकते हैं कितना भयानक हमला था ये, है ना। तो ये हमला हुआ और 22 लोग मारे गए, और ये 22 लोग जो हैं वो एड वर्कर्स थे, मतलब कि ये जो हैं वो बेसिकली सहायता के प्रतिनिधि थे, है ना। और ये जो मानवीय सहायता 22 कर्मी ये पहुंचा रहे थे, ये एक मिशन पे थे, इंक्लूडिंग यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल सेक्रेटरी, मतलब जनरल सेक्रेटरी के यूनाइटेड नेशन के जो विशेष दूत हैं वो भी इसमें शामिल थे। आप देखिए, सिंपल सी बात है कि बगदाद के कैनाल होटल पर बम हमले में 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई, जिसमें इराक के महासचिव के संयुक्त राष्ट्र के विशेश प्रतिनिधि सर्जियो वेरा भी शामिल थे। सर्जियो वेरा डी मेलो शामिल थे, है ना। और इनकी डेथ को जो है बेसिकली दुनिया को बहुत दुख पहुंचाया इनकी डेथ ने, और इन्हीं के समर्पण, क्योंकि ये लोग मानवीय सहायता करते वक्त इन्होंने अपनी जान दे दी। ये वहां पर सेवा कार्य के लिए गए थे। 22 लोग जो है मारे गए 19 अगस्त 2003 को इराक के हमले में, और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन हर साल जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाता है। 5 साल बाद, मतलब ये कि वो 2003 के बाद जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि भैया ये विश्व मानवतावादी दिवस मनाएंगे, क्योंकि वो 22 लोग जो दुनिया छोड़ के गए हैं सेवा करते करते, ये पीढ़ियों तक जो है लोगों को इंस्पायर करेंगे कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए दूसरों के लिए। इसलिए हर साल आपको जो है वो याद दिलाने के लिए कि उन्होंने कितना त्याग किया दुनिया के लिए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, ये थी आज की खबरें। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वो हैं जो आज पहली बार करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जानकारी दे दूं, हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स जो हैं वो अब से हर दिन आपके साथ रहेंगे, करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे। और ये करंट अफेयर्स जो है वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल होगा हमारे द्वारा डेली डोज के नाम से। करंट अफेयर्स डेली डोज बाय मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। इज दैट क्लियर? तो डेली अपडेट करते रहिए। और अगर आप इन वीडियोस को डेली अपडेट करना चाहते हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, magnetbrains.com की वेबसाइट ओपन करनी है। और जैसे ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो ओपन करते ही इस तरह से जो है ये पहला पेज ओपन हो जाएगा। और फिर अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है पूरा कंटेंट आपके सामने खुल जाएगा। यहां आप क्लिक करेंगे तो वीडियोस ओपन हो जाएंगे, और इस तरह से जो है आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पहले करंट अफेयर आपके लिए वीकली था, और अब है करंट अफेयर का डेली डोज। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए करंट अफेयर के हर वीडियो में, क्योंकि हम हैं मैग्नेट ब्रेन्स विच वी आर प्रोवाइडिंग। हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, और हमारे इस उद्देश्य में आपकी भागीदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, जी भर के शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।